हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एडू बॉक्स इन पे। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे हमारे आने वाले एग्जाम सीएसआईआर सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एग्जामिनेशन 2023, जिसका एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, जो आपका फेब में शेड्यूल है 5 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में इसका जो एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है। ठीक है, इसका एडमिट कार्ड आ चुका है। आप इस सीएसआईआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपना एग्जामिनेशन सेंटर, सिटी, डेट सब चेक कर सकते हैं। ओके, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये हमारा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस है और ये इसका थर्ड पार्ट है, यानी इसके पहले एक पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट 2 आ चुके हैं। ऊपर आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिख रहा होगा, वहाँ क्लिक करके आप इसके प्रीवियस वीडियोस और जो डिफरेंट हमारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट कवर किया है, अपना करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस कवर किया है और एंशियंट हिस्ट्री भी कवर किया है। ठीक है, कुछ पार्ट्स इन सब के दो दो पार्ट आ चुके हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके इसके वीडियोस देख के अपना रिवीजन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है प्लेलिस्ट का वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसका पीडीएफ जो है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रिवीजन कर सकते हैं। जो ये टेलीग्राम चैनल है ये हमारा इसी नाम से है, एडू बॉक्सिन नाम से। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ओके, और अगर मेरे ये क्वेश्चंस, मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिनका भी सीएसआईआर का एग्जामिनेशन होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन इंजॉयड बाय द गवर्नर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन जो एंजॉय करता है गवर्नर, आपको इसमें से बताना है कौन सा है। देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 जो ऑप्शन नंबर ए है, डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली व्हेन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट मेजोरिटी। देखिए ये इसके डिस्क्रिप्शन पावर में नहीं आता है। अपॉइंटमेंट ऑफ अ चीफ मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज़ अ क्लियर कट मेजोरिटी, ये भी इसका डिस्क्रिप्शन पावर में नहीं आता है। रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो बिल अगर कोई प्रेजेंट होता है और तो उसके पास, गवर्नर के पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन होता है कि वो उसको होल्ड कर सके, ठीक है, या रिजर्व कर सके प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम गवर्नर की अपॉइंटमेंट की बात करें तो आर्टिकल 155 डील करता है अपॉइंटमेंट किसका, गवर्नर का। जो कि अपॉइंट कौन करता है गवर्नर को, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंटेड मतलब अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 155। ठीक है, तो अगर कहीं आता है कि आर्टिकल 155 किससे रिलेटेड है तो आपको याद रखना है कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर का। ठीक है, गवर्नर का रोल वो होता है जैसे कि जो हमारा प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में डिफरेंस होता है, सेम डिफरेंस गवर्नर और चीफ मिनिस्टर में होता है। जैसे कि जो हमारा प्रेसिडेंट होता है ये हमारा नॉमिनल हेड होता है। ठीक है, नॉमिनल हेड या हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, नॉमिनल हेड होता है या इसे हेड ऑफ स्टेट कहते हैं। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट स्टेट मतलब इंडिया, यहाँ स्टेट किसी राज्य की बात नहीं हो रही है। ठीक है, स्टेट मतलब इंडिया। जो प्रेसिडेंट होता है वो हमारा नॉमिनल हेड या हेड ऑफ स्टेट होता है, और जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, मैं थोड़ा इसको नीचे लिख देता हूँ, ऊपर स्पेस है, हाँ ठीक है यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, पीएम होता है, ये हमारा क्या होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है या हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। ठीक है, हेड ऑफ गवर्नमेंट सेम चीज़ जो होती है ये हमारा चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के रिस्पेक्ट में होती है। जो हमारा चीफ मिनिस्टर होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सॉरी गवर्नर लिख दिया मैंने, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और चीफ मिनिस्टर भी यही होता है कि हमारा वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का, स्टेट मतलब राज्य की बात हो रही है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट का हेड होता है। और यहाँ पर गवर्नर क्या होता है कि नॉमिनल हेड होता है और हेड ऑफ स्टेट यानी राज्य का। ठीक है, दोनों में सेम डिफरेंस होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय मैचिंग लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ठीक है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको करेक्टली मैच करना है। देखिए इसमें अमेंडमेंट्स लिखे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उनको आपको करेक्टली मैच करना है। ठीक है, कि कौन सा इसमें से है जो करेक्टली मैच है, तो मतलब सॉरी मैच द फॉलोइंग है ये। ठीक है, तो देखिए जो हमारा 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है। सो एक मिनट, हाँ ठीक है, जो 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो हमारा प्रोविजन फॉर एन अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, इससे रिलेटेड है हमारा। ए का सेकंड हो जाएगा, हाँ हाँ सॉरी सॉरी थर्ड हो जाएगा, थर्ड थर्ड मैंने थर्ड बोल करके सेकंड पढ़ दिया। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ फॉर ओबीसीज एंड अनएडेड एजुकेशनल। ठीक है, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये हमारा थर्ड वाला है, रिजर्वेशन फॉर द ओबीसी इन अनएडेड एजुकेशनल। ठीक है, ये हमारा 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है।
और हमारा जो 97th है ये हमारा न्यू कॉर्पोरेट एक्ट है, ठीक है, न्यू कॉपरेटिव एक्ट, ठीक है, न्यू कॉपरेटिव एक्ट है, ये हमारा 97 है। तो ए का हमारा क्या हो जाएगा, ए का हमारा 3 हो जाएगा एंड बी का हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं आगे, फिलहाल हम अब सी का भी देख लेते हैं। जो हमारा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये हमारा क्या हो जाएगा, फंडामेंटल पावर टू द अमेंड फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ये पार्लियामेंट पावर, मैंने इसको फंडामेंटल पावर पढ़ लिया, ठीक है, पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। तो हमारा सी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली डी का हमारा 2 हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान से आप पढ़िएगा, मैंने थोड़ा स्टार्टिंग में हल्का सा पॉइंट नंबर 3 पढ़ करके 2 पढ़ दिया था, ठीक है। चलिए, जो हमारा फिर से मैं बता देता हूँ, 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो हमारा, ये रिजर्वेशन फॉर द ओबीसीज इन अनएडेड एजुकेशन है। और जो हमारा 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये हमारा क्या है, न्यू कोऑपरेटिव एक्ट, ठीक है। और हमारा जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये हमारा क्या है, पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट। और हमारा जो 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोविजन फॉर एन अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, याद रखना है आपको चारों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिविलेजेस आर इंजॉयड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा आपको बताना है कि कौन से प्रिविलेज जो हैं वो इंजॉय किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, द मेंबर्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जूरी सर्विस ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। मतलब अगर कोई सेशन चल रहा है स्टेट लेजिस्लेचर में, सो आपको एग्जाम्शन मिलता है जूरी के सामने प्रेजेंट होने के लिए, ठीक है। और स्टेटमेंट नंबर 2, द कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर इन रिस्पेक्ट टू ब्रीच द प्रिविलेज बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। दोनों कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता है अगर सेशन चल रहा है स्टेट लेजिस्लेचर का, और कोई पार्लियामेंट कोई स्टेट का मेंबर है, तो उसको मतलब ब्रीच नहीं, उसको मतलब ऐसा नहीं कहा सकता कि आपको पेश ही होना है, आपको आना ही आना है, ठीक है, वो ब्रीच हो जाएगा। तो जो है ये ब्रीच नहीं कर सकता। सो स्टेटमेंट हमारे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, यहाँ पर आपको करेक्ट बताना है, ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सो सी का क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 दोनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताने हैं कि कौन से करेक्ट हैं, ठीक है। एनी फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज इन एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट, ठीक है, यहाँ आपको करेक्ट बताने हैं, ठीक है, करेक्ट बताने हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पर इन एलिजिबल फॉर द री अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। और जो हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 है, अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड फॉर अ इनडेफिनिट पीरियड, ठीक है, इनडेफिनिट टर्म, ठीक है, पीरियड ये कह लें या टर्म कह लें एक ही बात है। और ही इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ये भी स्टेटमेंट हमारा जो है ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 and 3 हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होता है, ठीक है, ये हमारा गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होता है। तो हमारा क्या स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है, तो सिर्फ हमारा बी यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसमें क्या होता है कि इनडेफिनिट पीरियड का मतलब क्या होता है, देखिए एक तो आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड बी क्वालिफाइड एज अ, जैसे मैं आपको बताता हूँ सिंपल भाषा में, जैसे जो सुप्रीम कोर्ट का जज का जो अपॉइंटमेंट होता है वही प्रोसीजर होता है अटॉर्नी जनरल के अपॉइंटमेंट, जो या सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर जिसकी क्वालिफिकेशन होती है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एज अ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल आपको याद रखना है, अंडर आर्टिकल 76, ठीक है, अंडर आर्टिकल 76, ठीक है, अंडर आर्टिकल 76 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट अ पर्सन हु इज एलिजिबल फॉर एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज की जो एलिजिबिलिटी होती है वही सेम एलिजिबिलिटी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की होती है, और आर्टिकल 76 के अंडर में प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होता है ये, ठीक है। और बाकी ये भी ऐसा नहीं है कि जो है इन एलिजिबल फॉर अ री अपॉइंटमेंट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विद रेफरेंस टू द इलेक्शन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, ठीक है। इंडिया हैज़ 2 पार्टी सिस्टम, ठीक है, कि इंडिया में 2 पार्टी सिस्टम है। ओनली कैंडिडेट फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी कैन कंटेस्ट इलेक्शन, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बताना है, करेक्ट बताना है, ठीक है, करेक्ट। तो देखिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है कि यहाँ 2 पार्टी सिस्टम है, यहाँ पर मल्टीपल पार्टीज हैं, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ बीजेपी हो गया और कांग्रेस हो गया, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, एंड बीएसपी हो गया, सपा समाजवादी पार्टी हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, ठीक है, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, और बहुत सारी पार्टीज हैं, ठीक है।
सो टू पार्टी सिस्टम नहीं, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर 1। और ओनली कैंडिडेट फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी कैन कंटेस्ट इलेक्शन, ये भी स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। देखिए कोई निर्दलीय जिससे बोलते हैं ना कि जो किसी बिना मतलब किसी भी पार्टी से नहीं, जो अपना इंडिविजुअल खड़ा हो जाता है, तो वो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि ओनली कैंडिडेट फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी कैन कंटेस्ट इलेक्शन। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा गया है तो सी इसका हो जाएगा। बोथ 1 and 2 दोनों इसके इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन की हम बात करें अगर, इलेक्शन कमीशन की, तो ये किस आर्टिकल के अंडर में आता है, कौन सा आर्टिकल इसको डील करता है इलेक्शन कमीशन को? इलेक्शन कमीशन डील करता है आर्टिकल 324। ठीक है, 324 अंडर इलेक्शन कमीशन जो है आर्टिकल 324 के अंडर में आता है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ वाइडर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ इशूइंग रेट्स। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि वाइडर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन किस मतलब किसके अंडर में आता है? सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आता है, किसके पास पावर होती है ज़्यादा, मतलब पूछा गया है, और हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये देखिए प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है इसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है। सो और रिट्स की बात हो रही है, तो रिट्स का वैसे भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से कोई लेना देना नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, अगर फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होता है तो हम आर्टिकल 32 के अंडर, आर्टिकल 32 का यूज़ करके हम किसी भी क्या है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होता है, मतलब आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात करता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के केस में हो गया, और हाई कोर्ट के केस में आर्टिकल 226 होता है। ठीक है, वो भी याद रखना है, आर्टिकल 226 के अंडर आप किसी भी हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, बट हाई कोर्ट बहुत सारे हैं, हर स्टेट के अलग अलग हैं। तो आर्टिकल 226 के अंडर आप, अगर आपके फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होता है, तो आप किसी भी हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। राइट टू एक्सेस इंटरनेट। ठीक है, राइट टू एक्सेस इंटरनेट इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब राइट टू इंटरनेट का जो ये एक्सेस है, ये किस आर्टिकल के अंडर में आता है? आर्टिकल 20, आर्टिकल 19, आर्टिकल 16 या आर्टिकल 29। तो इस क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 के अंडर में हमको राइट है कि हमको एक्सेस, प्रॉपर एक्सेस मिले इंटरनेट का। ठीक है, आर्टिकल 19 जो है टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। ठीक है, 6 फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, जिसमें हमारा एक एक करके मैं जल्दी से बता देता हूँ। एक तो हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, थोड़ा सा राइटिंग गलत हो गया, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं बोल देता हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। ठीक है, आप कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। ठीक है, एक ही बात है, एसोसिएशन या यूनियन। ठीक है, और इसके बाद आ गया राइट टू असेंबल विदाउट आर्म। ठीक है, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म। ठीक है, बिना किसी हथियार के, विदाउट आर्म आप असेंबल हो सकते हैं। तो 1 2 3 और 3 और हैं। एक तो हो गया कि राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, मतलब आप कंट्री में कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, आप कंट्री में फ्रीली मूव कर सकते हैं। एक होता है राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, 5 हो गए। जो हमारा लास्ट है, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। ठीक है, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन।
ठीक है, ये थोड़ा सा राइटिंग गलत हो, मतलब गंदा हो गया है, आप इसको जो है आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो 6 अंडर आर्टिकल अंडर 19 के अंडर में ये 6 हमारे आते हैं। एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म। ठीक है, यहाँ पर भी लिख गया शायद विदाउट आर्म। ठीक है, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, आप कंट्री में कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, आप भारत के किसी भी पार्ट में सेटल हो सकते हैं, रह सकते हैं। और राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। ठीक है, ये अंडर आर्टिकल 19 के अंडर में आता है। ठीक है, और राइट टू एक्सेस भी इसी का एक पार्ट है। ठीक है, कि इसमें आता है, ये राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर में आता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, consider the following statement consider the following provision under DPSP enriched in the constitutional of India, in the constitution of India। ठीक है, कौन सा इसमें प्रोविजन है DPSP में enriched है, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का पूछा गया है। देखिए, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये फंडामेंटल, ये हमारा डीपीएसपी के अंडर में नहीं आता है। तो हमारा 1 जब इनकरेक्ट हो जाएगा तो पहला, दूसरा एंड तीसरा अपने आप गलत हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हाँ एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है। ये इसमें 3 दिए हुए हैं, 3 प्रोविजन दिए हुए हैं। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। ठीक है, ये 3 प्रोविजन दिए हुए हैं। थोड़ा सा एक मिनट रुकिए, ये थोड़ा मैंने गलत एक्सप्लेन कर दिया, मतलब क्वेश्चन अलग था थोड़ा। ठीक है, सो एक तो ये प्रोविजन हो गया, एक ये हो गया इक्वल जस्टिस, और ये वाला, ठीक है, राइट टू वर्क वाला। तो इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोशलिस्ट प्रिंसिपल, ठीक है, इसमें से सोशलिस्ट प्रिंसिपल कौन से हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे डीपीएसपी में। डीपीएसपी मतलब सोशलिस्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल की बात हो रही है। जनरली 3 टाइप के प्रिंसिपल होते हैं, हम आगे अभी डिस्कस कर लेंगे। 2 टाइप के प्रिंसिपल होते हैं, हम अभी आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सोशलिस्ट प्रिंसिपल की बात हो रही है। तो हमारा जो प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री है, ये हमारा सोशलिस्ट का पार्ट नहीं है। ठीक है, हम आगे डिस्कस कर लेंगे कि प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री ये ये प्रोविजन जो है किस, मतलब किस प्रिंसिपल के अंडर में आता है। तो सेकंड एंड थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा क्या, डी ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड। ये हमारा इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड एंड सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, ये हमारा किसके अंडर में आता है, ये हमारा सोशलिस्ट प्रिंसिपल अंडर डीपीएसपी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी हमारा किस पार्ट में आता है, बहुत बार मैंने आपको बताया, पार्ट 4 में आता है। ठीक है, पार्ट 4 में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, अगर देखते हैं ये अडॉप्ट का, ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, तो आपको देखना आयरलैंड से, आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने इसको अडॉप्ट किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये क्लासिफिकेशन ऑफ, हाँ 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी के क्लासिफिकेशन यहाँ पर एक तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल होता है, एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल होता है, एक गांधीन प्रिंसिपल होता है एंड एक लिबरल प्रिंसिपल होता है। इसमें इसके आर्टिकल्स हैं, ये देखिए। ठीक है, आप आराम से इसको जो है नोट डाउन कर, चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं कौन कौन से आर्टिकल किस किस प्रिंसिपल के अंडर में आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें डिटेल में, तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये इस जगह कम पड़ जाएगी। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। देखिए, जो हमारा आर्टिकल 38 है, टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है, तो एक तो इसमें इधर इधर छोटा सा लिखता हूँ। ठीक है, वेलफेयर ऑफ पीपल, ये हमारा आर्टिकल 38 है। ठीक है, आर्टिकल 39 और 39A। ठीक है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ठीक है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ठीक है, ये हमारा सोशलिस्ट प्रिंसिपल में है। और सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस, जो ऊपर हमने बात करी, सेकंड और थर्ड वाला। ठीक है, सेकंड और थर्ड वाला। ठीक है, ये हमारा सोशलिस्ट प्रिंसिपल में है, तो ये इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। इसके अलावा द स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन टू वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। ठीक है, और इसके साथ ही साथ टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ठीक है, पब्लिक हेल्थ भी इसी में आता है, पब्लिक हेल्थ भी सोशलिस्ट में आता है। ठीक है, ये कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। ठीक है, और एक होता है सिक्योरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज। ठीक है, क्या लिखना है आपको, मतलब क्या याद करना है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स
इन इंडस्ट्री, ठीक है। ये सारे हमारे सोशलिस्ट में आते हैं। इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए हैं, वैसे तो कम से कम 6-7 हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम किस में, जो हमारा ये गांधीयन प्रिंसिपल है, ठीक है। गांधीयन प्रिंसिपल में हमारा क्या आता है, एक तो हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है। विलेज पंचायत, विलेज पंचायत, एक हमारा विलेज पंचायत हो गया। और प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये हमारा गांधीयन प्रिंसिपल है, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है। जो हमारा पहला स्टेटमेंट था ना यहाँ पर, ये देखिए प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, तो ये हमारा सोशलिस्ट नहीं है, ये हमारा गांधीयन है, ठीक है। गांधीयन प्रिंसिपल है, गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारा आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये हमारा गांधीयन, ये सारे मैं गांधीयन के बता रहा हूँ, ठीक है। एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज एंड एसटीज, ठीक है। एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी एंड एसटीज, ठीक है। और इसके साथ आता है टू प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इन मतलब टॉक्सिक चीजें, ठीक है, टॉक्सिक ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ टॉक्सिक ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, ठीक है। ये हमारा किस में आता है, गांधीयन में। और एक और है प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउसेस, ठीक है, स्लॉटरिंग ऑफ काउज, ठीक है। ये सारे हमारे गांधीयन प्रिंसिपल हैं। एक बार से फिर से बताता हूँ, विलेज पंचायत, फॉर्मेशन ऑफ या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी एंड एसटीज, या प्रोहिबिशन ऑफ टॉक्सिक ड्रिंक्स एंड ड्रग्स एंड स्लॉटर ऑफ काउस एंड एनिमल्स, ठीक है। काउस एंड एनिमल्स है यहाँ पर, ठीक है, काउस एंड एनिमल्स, ये हमारे गांधीयन प्रिंसिपल हैं। लास्ट में जो हमारा ये वेस्ट लिबरल हैं, इनके बारे में हम जल्दी से बात कर लेते हैं। जो ये हमारा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। इसमें इसमें आता है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। आर्टिकल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है 44, आपको याद रखना है, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का आर्टिकल 44 है, ठीक है। और इसमें आता है एक अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशनल टिल 6 ईयर एज, ठीक है। एंड एजुकेशन 6 ईयर, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टिल 6 ईयर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। और इसके साथ साथ टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ये भी याद रखना है, टू प्रोटेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। और इसके साथ साथ एक आता है टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जुडिशरी को सेपरेट रखना है किससे, एग्जीक्यूटिव से, ठीक है। और हमारा जो लास्ट है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये हमारे वेस्टर्न लिबरल में आते हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से इनको बता देता हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टिल 6 ईयर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर टू प्रमोट इन्वायरमेंट, प्रोटेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट और वाइल्ड लाइफ, और टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स और जुडिशरी, मतलब सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और लास्ट जो था हमारा, हाँ वो बता दिया मैंने, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के 3 प्रिंसिपल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। ये इनको वेस्टर्न भी कहते हैं, कहीं कहीं आपको वेस्टर्न में मिलेगा, ठीक है, वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, ये सारे सेम है।
ये आपको किसी भी इंडियन पॉलिटी की जो बुक होगी वहाँ पर आप जब सर्च करेंगे पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर इसके जो क्लासिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ से आप डिटेल में इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं विद आर्टिकल। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विद रेफरेंस टू लोक अदालत विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। लोक अदालत के रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, लोक अदालत हैव अ जुरिस्डिक्शन टू सेटल द मैटर्स एट प्री लिटिगेटिव स्टेज एंड नॉट दोज मैटर पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, देखिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है हमारा। ठीक है, बिफोर एनी कोर्ट लॉ, जब मैटर कोई अगर पेंडिंग है तो उसके रिगार्डिंग नहीं कर सकता है, अगर क्लियर होगा तभी होगा। तो स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। लोक अदालत कैन डील विद द मैटर्स विच आर क्रिमिनल विच आर सिविल एंड नॉट क्रिमिनल। ठीक है, देखिए इसमें बता रहा है कि लोक अदालत डील करता है मैटर को, सिर्फ सिविल मैटर्स को, क्रिमिनल मैटर को नहीं डील करता है। तो स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, ये दोनों को करता है। ठीक है, सिविल को भी करता है और क्रिमिनल, दोनों जो मैटर होते हैं इनको डील करता है लोक अदालत। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ था कि सिविल को करता है, क्रिमिनल को नहीं करता है, दोनों को करता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ करेक्ट पूछा गया है। एवरी लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ आइदर सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर ओनली एंड नॉट एनी अदर पर्सन। ठीक है, यहाँ पर रिटायर्ड लिखा हुआ है तो ये भी हमारा जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी बैठ सकता है, रिटायर्ड हो चाहे जो है मतलब रिटायर्ड ना हो तो भी बैठ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिटायर्ड ऑफिसर ओनली। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा ये है, द जुरिस्डिक्शन ऑफ लोक अदालत इज कन्फर्ड ऑन देम बाय द स्टेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बॉडीज। ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, जो लोक अदालत का जुरिस्डिक्शन होता है, ठीक है, वो स्टेट के डिस्ट्रिक्ट बॉडीज के अंडर में आता है। ठीक है, मतलब यह उसके बराबर का दर्जा होता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बॉडीज जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं उनके बराबर होता है। ठीक है, सो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन और देखिए अगर हम लोक अदालत की बात करें, ठीक है, तो ये क्या है, ये आता है, देखिए इसको जो पावर मिलती है ये एक स्टैच्यूटरी स्टेटस को मिलता है। ठीक है, स्टैच्यूटरी स्टेटस किसके अंडर में मिला हुआ है, एक्ट ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी, एक्ट ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987। ठीक है, इसके अंडर में इसको स्टैच्यूटरी बॉडी का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, हमारे लोक अदालत को। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। ठीक है, कि इसमें से कौन से फंडामेंटल राइट्स जो है वो सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों को मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, देखिए राइट टू इक्वलिटी का है। ठीक है, ये जो है राइट टू इक्वलिटी का हमको सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों को मिला हुआ है। बाकी जो है नॉन सिटीजन का मतलब होता है बेसिकली ये इंडियन या फॉरेनर्स के लिए। ठीक है, नॉन सिटीजन का मतलब ये है यहाँ पर, तो राइट टू इक्वलिटी का है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, आर्टिकल अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करें, ठीक है, तो हमारा आर्टिकल जो 21 होता है, आर्टिकल 21 होता है, ये हमारा होता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और 14 किसके, आर्टिकल 14 किसे डील करता है, आर्टिकल 14 तो डील करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, और आर्टिकल 23 की बात करें हम, अगर आर्टिकल 23 की बात करें तो ये होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर दोनों के लिए, एंड फोर्स्ड लेबर, अब जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते हैं। और इसके बाद एक हमारा और है इंपॉर्टेंट, वैसे तो बहुत है, एक और आर्टिकल 220 आर्टिकल 26 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस अफेयर्स। सारे आर्टिकल्स मैंने, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने आपको बता दिए, आपको याद रखना है। ठीक है,
आपको बताना है आर्टिकल 27 कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि आर्टिकल 27 किससे डील करता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। क्रिएशन ऑफ, एक मिनट रुकिए, थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। पॉज करके आप जो है इसको लिख लीजिएगा। क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट रिक्वायर्स अ मेजोरिटी फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। अगर कोई न्यू स्टेट बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल में जो अमेंडमेंट होगा उसमें मेजोरिटी के लिए कितना आपको क्या चाहिए, कितनी वोटिंग चाहिए। तो सिंपल होता है वोटिंग, या 2/3 होता है, 3/4 होता है, या 2/3 प्लस रेटिफिकेशन बाय द हाफ ऑफ द ऑल स्टेट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, हमारा ए ऑप्शन है, सिंपल मेजोरिटी, सिंपल हमको वोटिंग चाहिए, ठीक है। सिंपल जो है वो हमको वोटिंग चाहिए अगर हमको न्यू स्टेट बनाना है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है होता है वो हमारा डील करता है आर्टिकल 368, ठीक है। आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 के अंडर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, और विदाउट मतलब डिस्टर्ब किए हुए बेसिक स्ट्रक्चर को, ठीक है। आर्टिकल 368। क्वेश्चन नंबर 12 पे, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकेम फुली सॉवरेन बॉडी बाई, ठीक है। इसमें पूछा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कंप्लीटली सॉवरेन बॉडी किस प्लान के अंडर में बनी थी या किस एक्ट के अंडर में बनी थी, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। सो इसका देखिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ये है इनैक्टमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है। जो हमारा जो एक्ट था, एक्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसके अंडर में जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, ये हमारी कंप्लीट सॉवरेन बॉडी डिक्लेयर कर दी गई थी या बन गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जो हमारी पहली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, कहाँ पर हुई थी, नवंबर 1946 में हुई थी, ठीक है, आपको याद रखना है। और ये जो है कंप्लीट जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये कहाँ पर किसके अंडर में बनी थी, तो स्कीम फॉर्मुलेटेड अंडर कैबिनेट मिशन, ठीक है। कैबिनेट अंडर अंडर कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। अंडर कैबिनेट मिशन प्लान इन 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकेम अ सॉवरेन बॉडी, ठीक है, आपको याद रखना है। ये एक्ट है, ये एक्ट था हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। यहाँ पूछा गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से आपको जो है क्या अडॉप्ट किया गया है। सो देखिए इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, तो ये हमको याद रखना है, हमने कनाडा से अडॉप्ट किया है, ठीक है। कनाडा से, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको अडॉप्ट किया है। ये लिस्ट मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, आज फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आप इसको याद रख लीजिएगा अच्छे से, जो है इसको चाहे नोट डाउन कर लीजिएगा, चाहे आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यह यहाँ पर पूरी लिस्ट मैंने जो है यहाँ पर डाल दी है। ब्रिटेन से देखिए हमने क्या क्या लिया है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाई कैमरलिज्म, ठीक है। ये हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आयरलैंड से हमने कहाँ लिया है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमने आयरलैंड से लिया है। ये हमारा पार्ट 4 में आता है, ठीक है, पार्ट 4 में आता है, आपको याद रखना है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और मेंबर्स नॉमिनेशन टू द राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है मेंबर्स को, ये हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। यूएसए से क्या लिया है, impeachment of president, function of president and vice president, removal of supreme court and high court judges, fundamental right, judicial review, independence of judiciary, the preamble of indian constitution, ठीक है। ये हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कम 100 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। आपको एक एक पॉइंट याद रखना है कि कहाँ से क्या लिया गया है। मैं या तो मैच द फॉलोइंग, या तो मैच द फॉलोइंग में आएगा, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कनाडा से क्या लेता है, कनाडा से क्या अडॉप्ट किया है, centrifugal form of federalism where the center is stronger than state, और residuary power vest with the center, और उसके बाद center appoints the governors and states, advisory jurisdiction of supreme court, ठीक है। ये हमने कहाँ से लिया है, हमने कनाडा से लिया है, ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से क्या अडॉप्ट किया है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, आर्टिकल 108, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस, फ्रीडम एंड ट्रेड ऑफ कॉमर्स, ठीक है। ये हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया है। यूएसएसआर से क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज लिया है, ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ठीक है। ये स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था, स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था, और हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसको जो है अडॉप्ट किया था, ऐड किया था,
1976 में, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब ऐड किया था, ठीक है। द आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्सप्रेस इन प्रियम्बल्स, ठीक है, ये हमने यूएसएसआर से लिया था। फ्रांस से क्या लिया है? कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी कंटेंट इन प्रियम्बल, ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मनी से क्या लिया है? फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। फंडामेंटल राइट्स जो है ये हम सस्पेंड करते हैं, ये हमने कहाँ से लिया है? ये प्रोविज़न हमने जर्मनी से लिया है। और जो हमारा ये इमरजेंसी प्रोविज़न है, अगर पूछा जाए इमरजेंसी प्रोविज़न है ये हमने कहाँ से लिया है? इमरजेंसी प्रोविजंस हैं तो ये हमने डायरेक्टली अडॉप्ट किए हैं कहाँ से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। गवर्नमेंट इमरजेंसी प्रोविजंस हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 75 शायद बोल दिया, 1935, ठीक है, 1935 वहाँ से हमने इसको ऐड किया है, अडॉप्ट किया है। साउथ अफ्रीका, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल इसके लिए मैं ऊपर बता चुका हूँ, आर्टिकल क्या है इसका? 368 है, ठीक है। ये हमने कहाँ लिया? साउथ अफ्रीका से। जापान से लिया है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ, ये हमने कॉन्सेप्ट लिया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ, हमने कहाँ से लिया है? जापान से लिया है, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी, इसको नोट डाउन कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द पावर टू मेक लॉज गिव इफेक्टिव टू सर्टेन फंडामेंटल राइट वेस्ट ओनली इन पार्लियामेंट एंड नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा डी हो जाएगा, आर्टिकल 35, ठीक है। आर्टिकल 35 हमारा जो है ये हो जाएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर देता है किसको? टू मेक लॉज गिव इफेक्ट टू द सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जो वेस्ट करते हैं पार्लियामेंट में और स्टेट में नहीं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब डी, आर्टिकल 35। आर्टिकल 32 के बारे में हम ऊपर बात कर चुके हैं, ये जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आता है, ठीक है, आर्टिकल 32। और 226 क्या था? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के केस में, और हाई कोर्ट के केस में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आता है हाई कोर्ट के केस में आर्टिकल 226, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए सॉरी, थोड़ा बीच में मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, एक्सप्लेन करना थोड़ा ज़रूरी था, ठीक है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सो ठीक है, उसके लिए सॉरी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेटेड दैट यूनिटरी फीचर, ठीक है, यूनिटरी कैरेक्टर, ठीक है, इसमें से कौन सा यूनिटरी कैरेक्टर है? क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, या रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। देखिए इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होगी, तो आपको याद रखना है कि जो यूनिटरी फीचर है, ठीक है, यूनिटरी कैरेक्टर है, ये हमारा किस में आता है? ये हमारा आता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ठीक है। यूनिटरी फीचर है, यूनिटरी कैरेक्टर है हमारा इंटीग्रेटेड, ठीक है। एक कहीं आपको इंडिपेंडेंट दिखेगा तो वो हमारा यूनिटरी नहीं है, वो लिबरल है, ठीक है, वो आपको याद रखना है। फेडरल, सॉरी फेडरल, लिबरल नहीं फेडरल, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी हमारा यूनिटरी कैरेक्टर है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इज वेस्टेड इन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, कि एग्जीक्यूटिव पावर हमारी जो वेस्ट होती है किसमें होती है? किसमें होती है? प्राइम मिनिस्टर में होती है। द प्राइम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड, ठीक है, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है वही हमारा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है अपना सिविल सर्विसेज बोर्ड का। तो यहाँ पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया। तो 16 का क्या है? दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, ठीक है, सॉरी दोनों इनकरेक्ट हैं, इनका यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है, तो दोनों इनकरेक्ट हैं, तो हमारा हो जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस, ठीक है। सो एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर में नहीं होती है, वो प्रेसिडेंट में होती है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो भी एक्शन लेता है वो किसके अंडर में लेता है? प्रेसिडेंट के अंदर में, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ पर होती है? जो किसके अंदर में होती है? तो वो आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट में, ठीक है। और जो हमारा सिविल सर्विसेज बोर्ड का होता है, ये एक्स ऑफिसर चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, ये हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, ठीक है, ये कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, वो एक्स ऑफिस चेयरमैन होता है हमारा सिविल सर्विसेज बोर्ड का। तो करेक्ट पूछा गया था, तो नन ऑफ दिस, ठीक है, दोनों में से दोनों इनकरेक्ट हैं ये। क्वेश्चन नंबर 17, द पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ पार्लियामेंट इज वेस्टेड, ठीक है, वेस्टेड विद, ठीक है,
पावर प्रोमलगेट करने के लिए, द पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, ठीक है, ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करने के लिए ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये किस में वेस्ट होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी एंड अर्जेंट इनैक्टमेंट, या प्रेसिडेंट एंड लोकसभा स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। प्रेसिडेंट के अंदर पावर होती है प्रोमलगेट करने के लिए ऑर्डिनेंस, कहाँ पर? ड्यूरिंग रेसेस, ठीक है। और ये पावर, इसमें क्या होता है? आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये 123, ठीक है। आर्टिकल 123 एम्पावर करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेसिडेंट को टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, आर्टिकल 123। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। इंडिया इज ऑफन रिफर्ड एज क्वासी फेडरल सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब क्वासी फेडरल, ठीक है। क्वासी फेडरल का आपको बेस्ट डिस्क्रिप्शन बताना है, ठीक है। सो स्टेटमेंट नंबर 1 देख लेते हैं। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट आर एसिमेट्रिकल, यही स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सेंट्रल और स्टेट के बीच में होती है वो एसिमेट्रिकल होती है, ये सबसे बड़ा फीचर है, सबसे बड़ी डिफिनेशन है, सबसे बेस्ट डिफिनेशन है किसी क्वासी फेडरल के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट इज सेट फोर्थ इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसका आंसर मैं ऊपर बता चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, और जब भी आप आंसर बताएं तो क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दिया करिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जो भी होगा आप ऐसे क्वेश्चन नंबर 19 एंड देन आंसर, ठीक है, ताकि मुझे पता चले आप किसने किसका आंसर दिया है। ओके, सो इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस आर्टिकल के अंडर में आता है ये, ठीक है। बाकी ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, ठीक है। आप ये चारों आर्टिकल जो है आर्टिकल लिखिएगा और सबके आगे लिखिएगा कि ये किस किस चीज़ से डील करते हैं। आर्टिकल 280 हो गया, आर्टिकल 315 हो गया, आर्टिकल 360 हो गया और आर्टिकल 368 हो गया, ठीक है। सारे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम जर्मनी। यहाँ ये भी क्वेश्चन ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि हमने जर्मनी से क्या अडॉप्ट किया है, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस आर टेकन फ्रॉम जर्मनी, या फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो जर्मनी से हमने जनरली क्या लिया है, ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इमरजेंसी प्रोविजन हमने कहाँ से लिए हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहाँ से हमने इमरजेंसी प्रोविजंस अडॉप्ट किए हैं। बट जो ये है फंडामेंटल राइट सस्पेंड होंगे इमरजेंसी के दौरान, तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। हमने जर्मनी से यही चीज़ अडॉप्ट किया है। स्टेटमेंट नंबर 2 हमारा इनकरेक्ट करेक्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। व्हाट डज स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी जो होती है वो इसमें से क्या होता है? 1/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, 3/4 या 1/4। तो स्पेशल मेजोरिटी जो पार्लियामेंट की होती है सिग्निफाई करती है किसको? 2/3, ठीक है, 2/3। बी स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है ये मेजोरिटी पे भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कि ये ये इतनी मेजोरिटी होती है, 1/3 आता है, तो आप कंफ्यूज मत रहिएगा। स्पेशल मेजोरिटी जो होता है वो 2/3 होता है, ठीक है, 2/3 होता है, हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द टर्म फ्रेटर्निटी, ठीक है, फ्रेटर्निटी को पूछा गया है कि सबसे बेस्ट डेफिनेशन कौन सी, क्वेश्चन नंबर 22 की। द सेंस ऑफ ब्रदरहुड एंड यूनिटी विच प्रमोट्स यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अ नेशन, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फ्रेटर्निटी का अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, सॉरी सिनोनिम्स की बात करें, तो ब्रदरहुड एक सिनोनिम है उसका, ठीक है, ब्रदरहुड भाईचारा। तो फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। तो सेंस ऑफ ब्रदरहुड एंड यूनिटी विच प्रमोट्स द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बेस्ट डेफिनेशन जो है फ्रेटर्निटी की यही हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 22 का ए, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स दैट फ्रेटर्निटी हैज टू एश्योर टू थिंग्स, द डिग्निटी ऑफ अ इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ठीक है। जो जो हमारा इंटीग्रिटी टर्म है, ठीक है, जो हमारा ये इंटीग्रिटी टर्म है, ये हम ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये हमने अभी इसको भी हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया था, ठीक है। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बहुत ही मतलब बहुत सारे अमेंडमेंट एक साथ कर दिए गए थे, ठीक है। सो इंटीग्रिटी टर्म भी हमने इसी में ऐड किया था, ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फेडरल फीचर, ठीक है। देखिए मैंने ऊपर डिस्कस किया था ना फेडरल फीचर और यूनिटरी फीचर। तो यूनिटरी फीचर हमारा क्या था? इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। और यहाँ पर फेडरल फीचर का आ गया ऑप्शन।
तो फेडरल का हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। जो हमारा फेडरल फीचर है ये हमारा इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और जो हमारा यूनिटरी है, यूनिटरी फीचर है, वो हमारा इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। नीचे मेंशन भी कर दिया है। ठीक है, नीचे मैंने जो है डिटेल में मेंशन कर दिया है। जैसे ये फेडरल फीचर, ठीक है, ये फेडरल फीचर है, ये फेडरल फीचर है, ये यूनिटरी फीचर है। तो यूनिटरी फीचर में देखिए सिंगल सिटीजनशिप हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है ना यूनिटरी फीचर, एंड इमरजेंसी प्रोविजन, ऑल इंडिया सर्विसेज एंड इमरजेंसी प्रोविजन, सिंगल इलेक्शन मशीनरी फॉर अ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्ट्रॉन्ग सेंटर, राइट ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड मेजर पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा एंड सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब हमारा यूनिटरी फीचर में आता है। ठीक है, फेडरल फीचर में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन सर्टेन मैटर्स, एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट एंड सेंटर एंड बाई कैमरलिज्म। ठीक है, ये हमारा फेडरल फीचर में आता है। आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका या नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। अटॉर्नी जनरल हैज द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, कि टेक पार्ट, ठीक है, राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट मतलब बोल भी सकता है और पार्ट भी ले सकता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ज्वाइंट सिटिंग एंड पार्लियामेंट्री कमेटी, करेक्ट ऑप्शन बताने हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये तीनों में ले सकता है। ठीक है, तीनों में, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोनों हाउसेस यानी लोकसभा राज्यसभा में बैठ सकता है, ज्वाइंट सिटिंग में बैठ सकता है, और पार्लियामेंट कमेटी में भी, और बोल भी सकता है, बट वोट नहीं कर सकता। ठीक है, वोट नहीं कर सकता। अगर किसी चीज़ को लेकर वोटिंग हो रही तो वोट नहीं कर सकता, वोट करने का राइट नहीं है, बाकी बोलने का और मीटिंग करने का दोनों में इसको राइट्स हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, इसको हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अंडर आर्टिकल 76 क्लॉज 1। ठीक है, अंडर आर्टिकल 76 क्लॉज 1 के अंडर में जो है इसको अपॉइंट करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, और ये क्या करता है, होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, याद रखिएगा, और ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा कर दिया मैंने। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, आपको स्टेटमेंट बताने हैं और करेक्ट बताने हैं। ठीक है, द राज्यसभा हैज़ नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और अमेंड द मनी बिल, the Rajya Sabha cannot vote on the demand for grants, the Rajya Sabha cannot discuss the annual financial budget, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, सो इसमें करेक्ट बताना है। तो देखिए क्या होता है कि स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि इसमें लोकसभा का कोई पावर नहीं होता है, मतलब रिजेक्ट और अमेंड करने का मनी बिल में। ठीक है, उसके पास पावर्स होती हैं, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। एक मिनट सॉरी करेक्ट पूछा गया है ना, हाँ हाँ एक मिनट, थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया, उसके पास पावर होती है। ठीक है, करेक्ट पूछा गया है, थोड़ा करेक्ट इनकरेक्ट में मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी। ठीक है, सो इसमें करेक्ट पूछा गया है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है, कि इसके पास मनी बिल से रिलेटेड कोई भी पावर नहीं होती है कि उसको रिजेक्ट कर दे या अमेंड कर दे, कोई पावर नहीं होती है। ये सारी मनी बिल की पावर लोकसभा के पास होती है। ठीक है, लोकसभा के पास। तो स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा करेक्ट है, और राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, ये भी हमारा करेक्ट है। बट हमारा स्टेटमेंट नंबर 3 है, ये इनकरेक्ट है। ये जो है कैन नॉट डिस्कस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हम बजट होता है इसे ही हम एनुअल फाइनेंशियल बजट कहते हैं। इसका आर्टिकल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ये बजट जो है इसका आर्टिकल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, कि डिस्कस नहीं कर सकता, बिल्कुल डिस्कस कर सकता है। तो हमारा क्या है, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओनली फर्स्ट 1 एंड 2 ये हमारा करेक्ट है, कि राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती है रिजेक्ट और अमेंड करने के लिए मनी बिल को, और राज्यसभा कैन नॉट वोट इन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी थर्ड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सरासर गलत है। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, अगेन उसके लिए सॉरी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एडोबॉक्सिंग पे मिल जाएगा। ओके, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।